हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो अभी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक जो है इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर स्टार्ट किया था। यस। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट उसका कवर किया था लास्ट लेक्चर में। यस एवरीवन। इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कवर नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। हम लोग ने सेक्शन सॉरी ये वाला पार्ट कवर कर लिया था। ये सेक्शन ये मीनिंग वाला पार्ट कवर किया था ना? कहाँ तक कवर किया था बच्चों? हाँ वाह। ओके ओके। डायरेक्टर्स वाला पार्ट चल रहा था, बराबर है। इम्प्लॉय एम्प्लॉयर, तो मैंने आपको एक काम दिया था कि डायरेक्टर्स का सैलरी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी या नहीं, में होगा या नहीं होगा। कितने लोगों ने फाइंड आउट किया? किसी को आइडिया? हेलो। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर्स का सैलरी जो है इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड, should but should be ascertained based on the service agreement if any executed or the article of association of the company। ठीक है। तो कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर टैक्स अंडर द हेड सैलरी इफ ही इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब वो अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होता है, नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके लेवल में ये जो है, ये दो पार्ट में बाइफरकेशन जो है वो आपके लेवल में नहीं होता है। ठीक है। तो मैं आपके लिए बता दूं, आपको बस इतना ही याद रखना है, डायरेक्टर का जो भी रेम्युनरेशन होगा, डायरेक्टर का जो भी सिटिंग फीस होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। देखो सेकंड पॉइंट में यही बताया, इफ ही इज नॉट अ एम्प्लॉय सच कमीशन मे बी टैक्स अंडर द पीजीबीपी आईएफओएस, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब आपको ध्यान में रखना है, अगर वो इम्प्लॉय नहीं है, मतलब आपको यही ध्यान रखना है, आपके लेवल में इतना ही ध्यान रखना है कि वो हमेशा डायरेक्टर का रेम्युनरेशन या डायरेक्टर फीस जो है वो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। ये क्लासिफिकेशन आपके लेवल में नहीं आता। आपको आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर या कोई डायरेक्टर है तो उसको जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। इतनी बात आप याद रखें। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो आप यही आंसर लिखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एंड एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनकी जो सैलरी होती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्यों नहीं टैक्सेबल होती, बताओ बच्चों? इनकी इंटर इंटर्न को भी एम्प्लॉय कंसीडर करेंगे। यस यस। आप इंटर्न हो, मतलब आप जैसे इंटर्नशिप कर रहे हो किसी कंपनी में, तो वो भी एज सच एम्प्लॉय कंसीडर करेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप जरा ध्यान में रखें, मैं बात कर रहा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, असेंबलीज। तो ये लोगों को जो सैलरी मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर एमएलए, एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है, इनकी जो सैलरी होती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। बिकॉज ये लोग जो होते हैं, ये लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते। ध्यान रखना बच्चों, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो लोग होते हैं, ये लोग दे आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, दे आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। मतलब ये लोग कौन होते हैं? एमपी और एमएलए कौन होते हैं? ये लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पब्लिक ने इन्हें चुना होता है। यस, बराबर है क्या बच्चों? तो इनको जो सैलरी होती है, ये एमपी और एमएलए जो होते हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, ये ध्यान में रखना। नहीं तो आपको लगेगा तो इसलिए इनको जो सैलरी मिलती है तो वो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं टैक्सेबल होती है, बिकॉज गवर्नमेंट और एमपी एंड एमएलए में इम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए जो सैलरी मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में ना टैक्सेबल होकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखें। द सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन हैज issued an instruction that the salary of MP and MLA is not chargeable under the head of salary, but it is charged under the head of income from other sources। देखो यहाँ पे नॉट चार्जेबल, ये नॉट चार्जेबल है कहाँ पे? अंडर द हेड
सैलरी हेड में वो चार्जेबल नहीं है, बट वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो टैक्सेबल होगा। समझ में है? सिंस देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द देम एंड गवर्नमेंट, not treated as a employee of the government, thus no employee employer relationship exists, therefore the salary is not taxable under that salary, it is taxable under that income from other sources। ठीक है? सैलरी पेड टू पार्टनर। अब जो पार्टनर होता है पार्टनरशिप में, पार्टनर क्या पार्टनरशिप का एम्प्लॉय होता है क्या बच्चों? नो, पार्टनर इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ही इज अ ओनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बराबर है? इसलिए जो पार्टनर को सैलरी, लेकिन आपने 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि हम पार्टनर को सैलरी भी पे करते हैं, सैलरी टू पार्टनर, ऐसा सुना होगा। तो लेकिन जो इस केस में ध्यान रखना, पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ना टैक्सेबल होगा। देखो, is appropriation profit, it is not treated as a salary since the no employer employee relationship exists between the partner and firm, the it is a taxable under that PGBP। ध्यान रखना है, जो पार्टनर को सैलरी मिलेगी वो भी पेपर सेटर ऑफ एन एग्जामिनर, एग्जामिनरशिप, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली है। देखो, अब मैं जो है, अब मैं यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एज अ टीचर हूँ, एज अ टीचर मैं एम्प्लॉय कहाँ पे हूँ? जेवीएम मेहता कॉलेज का एम्प्लॉय हूँ, यस और नो? जेवीएम मेहता कॉलेज में मैं क्या हूँ बच्चों? एम्प्लॉय हूँ। जेवीएम मेहता कॉलेज में मैं एम्प्लॉय हूँ। ठीक है? अगर मैंने जेवीएम मेहता कॉलेज में कोई पेपर सेट किया और वहां से उस पेपर सेट कर, मतलब एग्जामिनेशन का कोई पेपर सेटिंग किया, पेपर सेट किया, वहां से मुझे कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो कहाँ टैक्सेबल होगा बच्चों? कौन से हेड में टैक्सेबल होगा बताओ? कहाँ टैक्सेबल होगा? अब मैं एम्प्लॉय कहाँ था? जेवीएम मेहता कॉलेज में, और मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा है? जेवीएम मेहता कॉलेज से। तो जेवीएम मेहता कॉलेज और मेरे बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। तो वॉट एवर अमाउंट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम जेवीएम मेहता कॉलेज, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। बट अब मुंबई यूनिवर्सिटी ने मुझे बोला कि सर, संजय सर, आप जो है टीवाई का आप जो है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर सेट करिए। ठीक है? मैं टीवाई का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर सेट किया मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए। अब मुंबई यूनिवर्सिटी उस पेपर सेटिंग का पैसा मुझे दे रहा है, तो क्या मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूं? क्या मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूं? यस और नो? नॉट एट ऑल। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं हूं। मैं कहाँ का एम्प्लॉय हूं? मैं तो जेवीएम मेहता डिग्री कॉलेज का एम्प्लॉय हूँ, जेवीएम डिग्री कॉलेज का एम्प्लॉय हूँ। तो मुझे जो सैलरी मिल रही है मुंबई यूनिवर्सिटी, दैट सैलरी, दैट रेम्युनरेशन विल नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी से जो भी मुझे रेम्युनरेशन मिला है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इज इट क्लियर? समझ में आया? देखो वही लिखा है, वेर अ टीचर ऑफ कॉलेज रेम्युनरेशन फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर। अब देखो यहाँ पे, setting a question paper from examination work as a invigilator in a university, then the remuneration received by him will be taxable under the income from salary। मतलब जो यूनिवर्सिटी से मिलेगा वो सैलरी में टैक्सेबल होगा, बट जो कॉलेज से मिलेगा वो सॉरी, जो यूनिवर्सिटी से मिलेगा वो अदर सोर्सेस में, जो कॉलेज से मिलेगा वो सैलरी में आएगा। जज, it was held that the it was held that the what the judge receive in is salary since there is a employment as created by कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जजेस कुछ जो हमारे इंडिया में जो जजेस है वो गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय है, तो उनको जो सैलरी मिलेगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। तो ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। तो एन अमाउंट रिसीव बाय इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड एज अ सैलरी ओनली इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और मास्टर है सर्वेंट, प्रिंसिपल और एजेंट, मतलब ऐसा रिलेशनशिप है तो ही ये आपको टैक्सेबल होगा। सैलरी इंक्लूड बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज, मैंने बताया था। मॉनेटरी फैसिलिटीज में क्या क्या आएगा? जैसे देखो, बेसिक सैलरी, मतलब आपको सैलरी कैश में मिल रहा है, कम बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहा है। नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज में हाउसिंग अकोमोडेशन, आपका एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर दिया है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी।
आपका एम्प्लॉयर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी। आपका एम्प्लॉयर आपका इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, इट इज, बट आप प्रीमियम नहीं भर रहे मेडिकल इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर भर रहा है, देन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी। बट ये सारे केसेस में आपको कैश नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज। इज इज क्लियर? समझ में आया? ट्रेनिंग है रोल नंबर 29 बेटा तुषार, ट्रेनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज ऑन जॉब, जॉब से रिलेटेड है ना। अभी जो जैसे आपको जॉब का कोई नया जॉब के लिए गए और उसके लिए आपको ट्रेन कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो वो सैलरी का पार्ट नहीं होगा, वो तो जॉब का ट्रेनिंग दे रहा है ना, उसमें आपका पर्सनल बेनिफिट क्या है, आपको पर्सनली कुछ मिला है क्या? नहीं ना, तो वो ट्रेनिंग का यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आपको पर्सनली क्या फायदा हुआ, वो ये आपका बेनिफिट, जैसे आपको कहीं घूमने के लिए फैसिलिटी, कहीं टूर पे जाने के लिए आपको एम्प्लॉयर आपका पैसा देता है, ऐसा कब, घूमने के लिए, पिकनिक पे जाने के लिए, तो आगे देखेंगे। तो ये सारे पैसे जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस, या आपके बेटे को पढ़ाने के लिए कोई पैसा दे रहा है, या फिर आपका घर सर्वेंट का सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह के जो है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं, जो जिसमें बेसिकली आपको कैश ना देके तो कोई फैसिलिटी आपके लिए अरेंज किया है। ठीक है, जैसे आपको ट्रांसपोर्ट दिया, ट्रेवलिंग फैसिलिटीज, वेरी गुड, ट्रेवलिंग के लिए आपको जैसे अभी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज है, तो ये आपका पर्सनल फैसिलिटी है। तो ये सारे केसेस में तो एक बार आप लोग ये रीड करेंगे फटाफट जो अभी हमने बताया, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे। अब जरा देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है, आपको बोला गया सैलरी, सैलरी एंड वेजेस आर नॉट डिफरेंट टर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नॉर्मली जो है सैलरी, टेक्निकली देखा जाए तो सैलरी एक अलग टर्म्स है, अलग वर्ड है, और वेजेस जो अलग वर्ड है, बट इनकम टैक्स के पर्पस के लिए सैलरी और वेजेस में हम कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखेंगे, वो दोनों सेम है ऐसा ट्रीट करेंगे। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉय वन सोर्स, जैसे मैं 2 जगह जॉब कर रहा हूँ, या कोई पर्सन है 3 जगह जॉब कर रहा है, तो जो भी सैलरी मिल रहा है तीनों जगह से, दैट इंटायर सैलरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सैलरी फ्रॉम ईच सोर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 जगह जॉब करो या 3 जगह जॉब करो, तीनों एम्प्लॉयर से जो भी सैलरी मिलेगी, दैट ऑल सैलरी विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आप ऐसे कुछ गलत फहमी में नहीं रहेगी, सर मैं एक जगह फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ तो सैलरी में आएगा, ये कंफर्म है, लेकिन एक जगह सर मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ 2 घंटे का, तो दैट जो पार्ट टाइम का जॉब का सैलरी है, दैट सैलरी विल ऑल्सो टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम सैलरी, लोन और एडवांसेस अगेंस्ट द सैलरी। तो अब मेरा एक थोड़ा यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से समझना। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लोन देता है, सपोज दो चीजें, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहला एग्जांपल, तुषार प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस सर। आप मान लेते हैं एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहां से हाँ आपको जो है एडवांस सैलरी मिलती है। अभी ये मंथ है जून, जो अगस्त है, आपका एम्प्लॉयर आपको सितंबर एंड अक्टूबर का एडवांस में सैलरी दे देता है, तो ये सैलरी है या इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा?
ये पहले तो बताएं, ये सैलरी है या नहीं है? हाँ एडवांस सर में है, जो मिला है, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज अ सैलरी, बराबर है। यस बट सर। अगर आपको इस तरह से बोल रहा है कि सैल एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सैलरी, देन इट इज अ सैलरी और नॉट? नहीं सर, लाइक आई एम नॉट श्योर उतना। पहला वाला आपको एडवांस सैलरी मिला, वो सर तो आपने सैलरी बोला नहीं सैलरी है। होगा शायद, क्योंकि दूसरा वाला आपको सैल एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, तो वो सैलरी है या नहीं है? नहीं है सर। क्यों? सर क्योंकि सैलरी के बदले मिल रहा है ना, सैलरी एडवांस अगेंस्ट सैलरी। लाइक सैलरी मिलना बाकी है, सैलरी नहीं मिल रहा, उसके बदले में एडवांस दे रहा है कंपनी। वेरी गुड। एडवांसेस अगेंस्ट सैलरी का मतलब होता है इट इज अ वन काइंड ऑफ लोन। यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, इजंट इट? बराबर है। यस सर। इफ यू आर टेकिंग अ लोन, तो मतलब आपको लोन रीपे भी करना होगा, यस और नो? तो अगर आपको लोन रीपे करना है, दैट मीन्स यू हैव टू, दैट मीन्स इट इज नॉट योर इनकम, क्योंकि लोन अगर आपको रीपे करना है तो ये इनकम नहीं। तो दो चीजें क्लियर रखो। अगर क्वेश्चन में एडवांस सैलरी दिया है, देन इट इज अ सैलरी, और उस केस में आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करोगे। If in the question you have given loan from employer, advance against salary, loan for son marriage, loan for daughter marriage, ऐसा लोन वर्ड दिया है, देन इट इज अ नॉट सैलरी। ठीक है, सैलरी नहीं है। तो वो आप देखो, यही चीजें बताया है यहाँ पे। लोन इज अ डिफरेंट फ्रॉम सैलरी, इट कैन नॉट बी टैक्स्ड एज अ सैलरी। सिमिलरली एडवांस अगेंस्ट सैलरी, यही पॉइंट में बता रहा था, एडवांस एंड अगेंस्ट सैलरी इज अ डिफरेंट फ्रॉम एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी जो है वो आपको 2 महीने का, 1 महीने का सैलरी एडवांस में मिला, दैट इज ओके, दैट इज योर सैलरी। बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो मिल रहा है वो आपका सैलरी नहीं होता है। ठीक है, इट इज एडवांस टेकन बाय द एम्प्लॉय from his employer. This advance is generally adjusted with the his salary over the specified time period. मतलब आपने जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी, मतलब जो लोन लिया है, वो आपका एम्प्लॉयर आपका मंथली आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। When an employee take a loan from his employer, which is a repayable in a certain specified installment, the loan amount cannot be brought to a tax as a salary of the employee। ठीक है, तो लोन जो मिलेगा वो आपको सैलरी नहीं बताना है। और ध्यान में रखना, जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी मिला वो भी आपका सैलरी नहीं होगा। अब हमने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में बेसिकली सैलरी चैप्टर में हम कितने सेक्शन पढ़ने वाले हैं। सैलरी चैप्टर में सैलरी चैप्टर में हम लोग ने 3 सेक्शन पढ़ना है। 3 सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक, ये 3 सेक्शन बेसिकली हमें पढ़ना है। तो पहला अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं सेक्शन 15 की, जो कि क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, आप अभी जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे आगे से, सैलरी पढ़ो, हाउस प्रॉपर्टी, पीसीबीपी, कैपिटल गेन, ये अदर सोर्सेस, हर एक सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन जो होगा वो चार्जिंग सेक्शन ही होगा, जो कि ये बताएगा। जैसे हमारे अभी जैसे मान लो एक बास्केट पड़ा है बड़ा सा, उसमें अलग अलग तरीके की इनकम रखी हुई है। तो अब उसमें से उस बास्केट में से कौन सी इनकम को सेलेक्ट करके हम इनकम फ्रॉम सैलरी में लेके आएंगे, वो चार्जिंग सेक्शन बताता है। चार्जिंग सेक्शन बताएगा। चार्जिंग सेक्शन के बारे में हमने पहले ही ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। या अगर ऐसी कोई इनकम है जहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब चार्जिंग सेक्शन उसको टेक्निकली बता रहा है, देखो यहाँ पे, सैलरी बेसिक चार्ज सेक्शन 15, सैलरी इज चार्जेबल टू अ टैक्स ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब सैलरी जो है टैक्सेबल होगी आइदर ड्यू और रिसीव्ड, विच एवर कम्स अर्लियर। सर अच्छा, कितने लोगों को ड्यू और रिसीव्ड के बीच में डिफरेंस पता है? किसी को पता है क्या? एनीवन?
पता होगा तो फटाफट बोला, माइक अनम्यूट हाँ करके सर। बोल सकते हैं। यस, बोलो बोलो तुषार, सर ड्यू गो मतलब अहेड। कि अब तक हाँ, आया नहीं है, आना बाकी है। रिसिप्ट मतलब कि आ गया। ओके। ड्यू मतलब आया नहीं है, आना बाकी है। रिसीट मतलब आ गया है। ओके। ड्यू का मतलब जो है, ड्यू का मतलब देखो होता है जो, मतलब उस दिन आपका एम्प्लॉयर ऐसा मान रहा है कि आपको सैलरी देना है, ठीक है। उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया कि आपको सैलरी पे करना है, बट पे नहीं किया है। ड्यू नॉर्मली देखो, ड्यू जो होता है, जैसे अभी अगस्त मंथ चल रहा है, तो जैसे ही अगस्त मंथ कंप्लीट होगा, 31 अगस्त को आपकी सैलरी अगस्त मंथ की ड्यू हो जाएगी। लेकिन कोई भी एम्प्लॉयर आपको जो है सैलरी 31 अगस्त को देता है क्या? नहीं, वो नेक्स्ट मंथ सितंबर की 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ऐसे ही अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है। कोई कंपनी जो है नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को पेमेंट करती है, कोई कंपनी नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख को पेमेंट करती है। इस तरह से जो अब ड्यू तो हुआ 31 अगस्त को, लेकिन आपका पेमेंट कब मिलेगा? पेमेंट एक्चुअली आप रिसीव्ड कब करोगे? 7 सितंबर को। तो आप बताओ, ड्यू पहले हुआ या रिसीव्ड पहले हुआ? ड्यू पहले हुआ या रिसीव्ड पहले हुआ? तो आपको किस बेसिस पे टैक्स लगेगा यहाँ पे, इस एग्जांपल में किस बेसिस पे टैक्स लगेगा? ड्यू बेसिस या रिसीव्ड बेसिस? ड्यू बेसिस। तो सर आप तो झूठे में लिखे वहां पे, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर कम्स अर्लियर। हमेशा ड्यू तो ही अर्लियर ही आएगा ना, तो उसमें रिसीव्ड वाला पॉइंट डालने का क्या जरूरत था, क्या मतलब था? क्योंकि हमेशा हर महीने में सैलरी पहले ड्यू हो जाएगी, फिर बाद में वो रिसीव्ड होगी नेक्स्ट मंथ में। हर महीने में तो यही सिलसिला चलने वाला है। यस और नो? तो रिसीव्ड वाला गवर्नमेंट ने वो पॉइंट डाला क्यों? तो सर जरा अगर सोचना। एडवांस में सैलरी मांगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अगस्त महीने में ही सितंबर एंड अक्टूबर का सैलरी एडवांस में ले लेते हो। अब ये सितंबर वाले महीने का सैलरी का ड्यू कब होगा? सितंबर में। अक्टूबर वाले महीने का सैलरी ड्यू कब होगा? अक्टूबर में। लेकिन ये दोनों महीने का आपने सैलरी एडवांस में ले लिया, एडवांस में ले लिया कौन से मंथ में? अगस्त में ही। तो अब देखो, रिसीव्ड कब हो गया? अगस्त में। ड्यू कब होगा? सितंबर में। तो पहले क्या आया? पहले ड्यू आ रहा है या पहले रिसीव्ड आ रहा है? अभी इस केस में तो पहले रिसीव्ड आ रहा है, तो हमारे रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल होगा। ये भी पॉइंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमने किसके लिए बताया बच्चों? सैलरीज के लिए। किसके लिए बताया बच्चों? सैलरीज के लिए। सैलरीज के लिए मैंने बताया, अगर सैलरी या तो ड्यू बेसिस या फिर रिसीव्ड बेसिस, यहां आपको रिसीव्ड, यहां आपका ड्यू होगा और यहां आपका रिसीव्ड हो चुका है। तो रिसीव्ड, इस केस में रिसीव्ड पहले है, तो इसलिए उस बेसिस पे टैक्सेबल होगा। अगर ड्यू पहले होता तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होता। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये पॉइंट मैंने खाली सैलरी के लिए बताया। अगर आपको बोनस मिलने वाला है, बोनस इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। ध्यान रहे, once again I am repeating, bonus is always taxable on received basis। अगर आपको बोनस ड्यू हुआ है, बोनस जैसे दिवाली बोनस है, आपका एम्प्लॉयर बोला हम सर इस साल दिवाली बोनस देंगे, दिया नहीं है। अगर बोनस ड्यू है तो बोनस ड्यू को टैक्सेबल नहीं करेंगे ड्यू बेसिस पे, ठीक है। अगर मान लेते हैं सितंबर में वो हुआ है ड्यू और रिसीव्ड आपको नवंबर में हुआ है, तो आप कब टैक्सेबल करोगे? नवंबर में। सितंबर में नहीं करेंगे। जब रिसीव्ड हो जाएगा बोनस तो ही टैक्सेबल है। सपोज आपका बोनस का ड्यू मार्च में हो चुका था, लेकिन वो रिसीव्ड मार्च में हुआ ही नहीं, वो मार्च एंडिंग खत्म हो गया, रिसीव्ड एक्चुअली वो जून में हुआ नेक्स्ट ईयर के, तो आपको ये ईयर में टैक्सेबल नहीं करना है। जिस ईयर में वो रिसीव्ड हुआ, जून में हुआ ना, तो जून में टैक्सेबल करेंगे। बोनस इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। देखो यहाँ पे एडवांस सैलरी, देखो अभी वही बताया, वो पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग। एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। एडवांस सैलरी, क्योंकि एडवांस सैलरी पहले रिसीव्ड हो जाएगा बाद में ड्यू होगा। देखो ये एडवांस सैलरी तो था ना एग्जांपल में, कि पहले वो अगस्त में रिसीव्ड हुआ था बाद में ड्यू हुआ था, इसलिए एडवांस सैलरी रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल हो गया। बट
देखो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय वेदर इट इज अ ड्यू और नॉट। ड्यू हुआ है या नहीं हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिस टाइम पे आपने रिसीव्ड कर लिया वो टैक्सेबल हो जाएगा। दस एडवांस सैलरी विच हैज बीन टैक्स द पेमेंट बेसिस अर्लियर ईयर इट इज कैन नॉट बी सब्सिक्वेंट ब्रॉड टैक्स्ड इन ईयर इन विच ड्यू। अच्छा अगर मैंने मान लेते हैं 2017 में, मैं 2018 में मैंने रिसीव्ड कर लिया और उसी सैलरी का ड्यू, तो रिसीव्ड बेसिस पे मैंने टैक्स भी लगा दिया होगा। अब ये सेम सैलरी 2019 में ड्यू हो रहा है, तो क्या मैं उस ड्यू 2019 में भी टैक्स लगाऊंगा? बोलो, अगर मैंने रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स लगा दिया है 2018 में, तो क्या 2019 में ड्यू बेसिस पे भी लगाऊंगा? बोलो यस और नो। हेलो, नहीं ना, यस नॉट, वी विल नॉट, बिकॉज कोई गवर्नमेंट किसी एक इनकम पे एक ही बार टैक्स कलेक्ट करेगी, जो कि ऑलरेडी रिसीव्ड बेसिस पे 2018 में टैक्स कलेक्ट कर लिया है, तो 2019 में टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। ये चीजें आप ध्यान में रखो। चलिए आगे बढ़ देते हैं, आगे चलेंगे। A relief of under section 89(1) is available in this case। ये रिलीफ वाला पॉइंट आपके लिए नहीं है, इसको आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये जब आप, अगर आप में से कोई सीए सीएमए ये सब कोई कोर्स करेगा, उसको आईपीसीसी में ये रिलीफ वाला पॉइंट पूछा जाता है। फिलहाल आपके लेवल में उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया रिलीफ भी मिलेगा उसको 89(1) में, लेकिन हम आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मिला डायरेक्ट टैक्सेबल कर दो। एरियर सैलरी, एरियर सैलरी, अच्छा एरियर सैलरी का मतलब समझ में आता है क्या होता है? एरियर्स नाम सुना होगा बहुत बार। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो ये आउटस्टैंडिंग होता है, स्टिल पेंडिंग, वेरी गुड। तो देखो ये उतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। आउटस्टैंडिंग और एरियर सैलरी में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है? जैसे आपका एम्प्लॉयर आपको मार्च और फरवरी और मार्च का सैलरी नहीं दिया, बराबर है। मान लो 2018-19 की हम बात कर रहे हैं, 2018 एंड 19 का, अब वो आपका एम्प्लॉयर फरवरी एंड मार्च का सैलरी नहीं दिया, वो आपको 2019 एंड 20 में दिया, ठीक है। मतलब ये सैलरी जो नहीं मिला वो आपको कब मिलेगा? 2019-20 में। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एरियर नहीं, इसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। एरियर क्या होता है अब मैं बताता हूँ। एरियर्स क्या होता है? जैसे एरियर्स आपने सुना होगा कि नॉर्मली जैसे आपको जनरली ये जो है एरियर सैलरी जो होता है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही आता है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही आता है। जैसे गवर्नमेंट ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम लोग एक्चुअली जो है अपने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जून 2021 से 7th पे, या 7th पे तो ऑलरेडी चल रहा है, 8th पे कमीशन लागू कर देंगे जून 2021 से। अब मान लेते हैं एक पर्सन है, उसका 7th पे के अकॉर्डिंग सैलरी जो है 50,000 रुपया था फॉर एग्जाम्पल। अब उसका 8th पे लागू हो जाएगा तो उसका जो सैलरी हो जाएगा वो 80,000 रुपया हो जाएगा, ठीक। 50,000 पहले था 7th पे में, ये 7th पे में है। अब अगर 8th पे लागू होता है तो उसका सैलरी जो हो जाएगा वो 80,000। ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है बच्चों, लेकिन अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको तो पता है जितना जल्दी जितना आसानी से अनाउंसमेंट हो गया उतना आसानी से सब इम्प्लीमेंट होगा नहीं। इट विल टेक, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, उसको इम्प्लीमेंट होते होते ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते 2-4 महीना बीत चुका होगा। अब एक्चुअली रियलिटी में अब वो जब ग्राउंड पे एम्प्लॉय को पहुंचा तो जून, जुलाई एंड अगस्त एंड सितंबर, ये 4 महीना उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 7th पे के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिल रही थी, मतलब 50,000 रुपया ही मिल रही थी। लेकिन मिलना कौन सा चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया है जून 2021 से आपको 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे
कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि बेटा आपको 7th पे से 8th पे लाने में गवर्नमेंट आपका पूरा कैलकुलेशन करेगी कि आपका सैलरी कितना आएगा, आप अकेले तो हो नहीं, तो इट विल टेक सम टाइम। तो इसलिए जब तक आपका पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन, उसका बजट, उसका गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, फिर उसका जब लीगली सारा चीज एक्सपेंडिचर फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल देगा, उसके बाद आपको एडिशनल सैलरी मिलना स्टार्ट होगा। तो मतलब मुझे बताओ, आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सैलरी मिलना कितना चाहिए था? 80,000 या 50,000? 80,000 या 50,000? हेलो, 80,000। बट आपको मिला कितना एक्चुअली में? एक्चुअली मिला आपको 50,000। मतलब मैं बोल सकता हूं हर महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हर महीने आपको 30,000 सैलरी कम मिली है, 30,000 सैलरी कम मिली है। यस और नो? यस, दैट 30,000 विल बी एरियर सैलरी। अब गवर्नमेंट आपको अक्टूबर महीने से 80,000 देना स्टार्ट कर देती है, तो ये जो अब 1, 2, 3, 4 महीने का 30,000 है, 1,20,000 रुपया जो होगा, ये एरियर सैलरी बोला जाएगा, एरियर सैलरी बोला जाएगा। और इस 1,20,000 को गवर्नमेंट पे करेगी हमें या नहीं पे करेगी? पे करेगी गवर्नमेंट आपको ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था कि जून 2021 से 8th पे लागू हो रहा है, तो 8th पे लागू हो गया जून 2021 से। तो ये जो 1,20,000 जो नहीं पेमेंट मिला है, वो आपको अक्टूबर के बाद कुछ महीने में धीरे धीरे करके वो एरियर सैलरी पे करेगी। तो दैट इज नोन एज एरियर सैलरी। आई होप आपको एरियर सैलरी समझ में आया होगा। आउटस्टैंडिंग और एरियर्स में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, आउटस्टैंडिंग और एरियर। नॉर्मली जब हम अकाउंटिंग में डील करते हैं तो अकाउंट में एरियर्स और आउटस्टैंडिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं हम लोग क्लासीफाई करते हैं। यस और नो? बराबर ना? लेकिन यहाँ पे एरियर और आउटस्टैंडिंग में फर्क दिखाना होगा। देखो यहाँ पे, देखो, सिंस द सैलरी पेड इन एरियर्स हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड ऑन ड्यू बेसिस, द सेम कैन नॉट बी टैक्स ऑन द पेमेंट बेसिस। ध्यान रखना, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल लग चुका है तो रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, अगर ड्यू बेसिस पे पहले टैक्स लग चुका है तो रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स ले। बट मैक्सिमम केसेस में आप आगे जब सम सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन होगा इट इज नॉट टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। तो अगर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हुआ तो रिसीव्ड बेसिस पे करेंगे या नहीं करेंगे? अगर क्वेश्चन बता रहा है कि एरियर सैलरी इज नॉट टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, तो हमें क्या करना है? रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है? लगाना है, क्योंकि एक बार तो टैक्स लगाएंगे ना। देखो यहाँ पे वही सेकंड पॉइंट में यही बोला है, बट देयर इज अ सर्कमस्टेंसेस व्हेन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस। तो देन if pay commission is appointed by central government and it is recommended to revision of salary of employee, arrear received in that case, देखो वही मैंने बताया, पे कमीशन याद आया? अभी ये 7th पे 8th पे इस तरह से अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय है उनको 7th पे चल रहा है, 7th पे कमीशन। एरियर सैलरी रिसीव्ड इन दैट कनेक्शन विल बी चार्ज ऑन अ रिसीव्ड बेसिस। ठीक है, हियर आल्सो रिलीफ, तो आपको बता दिया रिलीफ मिलेगा इस केस में भी। अब यहाँ पे बोनस वाला पॉइंट ऑलरेडी बताया, बोनस इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। इफ बोनस इज ड्यू देन इट विल बी नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। देखो यहाँ पे बताया बोनस ड्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो इग्नोर कर दो, नॉट टैक्सेबल उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इफ बोनस रिसीव्ड देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये पॉइंट याद रखें। तो ये हमारा सेक्शन 15 खत्म होता है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो सेक्शन 15 के अंदर में आएगा। Now we will start our section जो है 16, ये होता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने बोला अब जैसे हम सैलरी अर्न कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप पैसा कमा रहे हो, इनकम कमा रहे हो, तो हमने एज अ सैलरी पर्सन, अब हम भले ही सैलरी हमें रिसीव हो रही है तो बट हमारे बहुत सारे खर्चे भी तो हैं सैलरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एज अ टीचर जॉब करता हूँ, तो मुझे जॉब करने के लिए
टेक्स्ट बुक परचेस करनी होगी, नए नए टेक्स्ट बुक जो है वो परचेस करनी होगी, यस। और मुझे जो लेटेस्ट और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने होंगे मेरे जॉब पर्पस के लिए, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एज अ टीचर मैं मान लेता हूँ हर साल सिलेबस चेंज होता है, तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट बुक नया, रेफरेंस बुक नई परचेस करनी होगी। तो अब ये मेरा खर्चा है या नहीं है बच्चों? ये मेरा एक्सपेंडिचर है या नहीं है? अच्छा बताओ, ये सारे एक्सपेंडिचर मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सारे एक्सपेंडिचर मैं क्यों कर रहा हूँ? उस सैलरी इनकम को अर्न करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ऐसे हम इंडिविजुअल बेसिस पे हम ये आप अपना सैलरी अर्न करने के लिए कितना खर्चा कर रहे हो वो हम काउंट नहीं करेंगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डिडक्शन देंगे। डिडक्शन का मतलब मैंने बताया था, इट विल बी फर्स्ट एडेड इन सैलरी देन अलाउड एज अ डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब हम आपको माइनस करने को देंगे, लेकिन डिडक्शन ध्यान देना, डिडक्शन इज अवेलेबल इन अ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मतलब if you are satisfying certain condition then you are eligible for deduction, if you are not satisfying then you are not eligible for deduction। तो हर एक डिडक्शन का एक सर्टेन कंडीशन बताया गया है। तो यहाँ पे 3 डिडक्शन होंगे। 16 देखो, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 पहला आता है। ध्यान देना, मैं सेक्शन जिस फॉर्म में लिख रहा हूँ उसी फॉर्म में आपको भी लिखना चाहिए। अब रोमन का 1 लिखा है तो रोमन का 1 ही लिखे, नहीं तो आप 1 ये वाला 1 लिख दिया तो रॉन्ग है। ये इस तरह से सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 इट इज रॉन्ग, ठीक है। सेक्शन 16 आपको सब सेक्शन इसी तरह से लिखना है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है कंपलसरी। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या है? कंपलसरी। इट इज अवेलेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई, इट इज अ मैंडेटरी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सबको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट इज स्टैंडर्ड है, ये सबको मिलेगा। अमीर गरीब 1 लाख सैलरी अर्न कर रहा है या 4 लाख कर रहा है या 50 लाख कर रहा है या 2 लाख कर रहा है, वट एवर अमाउंट यू आर अर्निंग, आपको डिडक्शन मिलेगा। कितने का? मैक्सिमम, गवर्नमेंट ने बोला मैक्सिमम आप 50,000 रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ये लास्ट टू लास्ट ईयर 40,000 रुपए का था। लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करें तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए का था, लेकिन इस साल लास्ट ईयर से ही इसको 10,000 इंक्रीज करके 50,000 कर दिया गया है। तो आपको 40,000 याद रखना है या 50,000 बच्चों? आपको 40,000 याद रखना है या 50,000? चलो देखते हैं, आपको 40 याद रखना है 50 याद रखना है। ध्यान रखना, हम फाइनेंस एक्ट, कौन से फाइनेंस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं? देखते हैं कितने लोगों को याद है। हम कौन से फाइनेंस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं? वेरी गुड नम्रता, हम फाइनेंस एक्ट 2020 को फॉलो कर रहे हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो भी चेंजेस हुए रहेंगे उसको हमें फॉलो करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। तो ध्यान रखना, ये आ गया सेक्शन जो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, ये होता है हमारा, ये क्या होता है बच्चों? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, उसका रिडक्शन मिलेगा। ये इट इज ओनली फॉर गवर्नमेंट अकाउंट, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया, हर एक डिडक्शन का एक सर्टेन कंडीशन है, आप उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। देखो ये पहले वाले डिडक्शन का कोई कंडीशन नहीं था, वो आपको मिलेगा। लेकिन अब हमारा दूसरा वाला डिडक्शन ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 प्रोफेशनल टैक्स। अब ये नाम सुना होगा, जो भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट होती है वो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करती है। इसको हम लोग प्रोफेशनल टैक्स ना बोल के एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोलते हैं। तो हमारे जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रहे हो, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है आपसे पीटी प्रोफेशनल टैक्स कलेक्ट करती है। कितना? 200 रुपीज पर मंथ, एज पर रूल बता रहा हूँ बच्चों, 200 रुपीज पर मंथ, मतलब पूरे साल में कितना हुआ? 200 पर मंथ कलेक्ट कर रही है तो आपसे, बोलिए 200 पर मंथ अगर आपसे कलेक्ट किया जा रहा है प्रोफेशनल टैक्स, तो पूरे साल में कितना होगा? 2,400।
लेकिन मैं बोलूं आपको, अभी थोड़ा जान के हैरानी होगी, 2400 के न करके 2500 कलेक्ट किया जाता है। सर अभी ये कैसे, आप कुछ भी बोलते रहते हो हमेशा। तो नहीं बेटा, ये सच्चाई है, यही प्रैक्टिकली हो रहा है। ठीक है, अब आपको कैसे होता है, 11 महीने, गवर्नमेंट 11 महीने मतलब अप्रैल से लेके फरवरी तक 200 रुपया पर मंथ कलेक्ट करती है, मतलब 2200। फिर मार्च वाला लास्ट वाले महीने में गवर्नमेंट आपसे 300 रुपया कलेक्ट करती है, तो ये 300 हो गया, टोटल आपका 2500 आएगा। समझ में आया 2500 कैसे आता है? यस, ये ब्रेकअप है हाँ, प्रोफेशनल टैक्स का, पीटी का। मतलब 11 महीने तक आपको, 11 महीने, अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट होगा, अप्रैल से लेके फरवरी तक 200 पर मंथ कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, 2200 हो गया। मार्च वाले महीने में 200 के बजाय 300 कलेक्ट करेगी, 300, तो ये आपका। लेकिन ये एज पर रेगुलेशन है, ये एज पर स्टेट गवर्नमेंट को देना है, लेकिन एग्जाम और क्वेश्चन पर्पस के लिए आपको 2500 याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। इट इज फॉर योर नॉलेज पर्पस कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट ये 2500 कलेक्ट करती है पीटी, प्रोफेशनल टैक्स, बट फॉर एग्जाम पर्पस और क्वेश्चन सॉल्व करते के टाइम आपको 2500 को कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। अगर क्वेश्चन में लिख रहा है कि पीटी, प्रोफेशनल टैक्स, हमने 10,000 पे किया है, तो आपको 10,000 का रिडक्शन लेना है, एक्चुअली जितना आपने पेमेंट किया है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं हमने प्रोफेशनल टैक्स तो खाली 2,000 रुपया ही पे किया है, तो 2,000 का लेना है। नहीं, हमने कोई प्रोफेशनल टैक्स तो खाली 500 ही पे किया है, तो 500 का ही डिडक्शन लेना है। इज इट क्लियर? एक्चुअली जितना आपने पेमेंट किया रहेगा उस बेसिस पे डिडक्शन लेना है क्वेश्चन में। ये आपका नॉलेज पर्पज के लिए, प्रैक्टिकली ऐसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हमें याद रखने का कोई जरूरत उसे नहीं है। एक्चुअली देखो अभी यहाँ वही तीनों हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द सैलरी इनकम फ्रॉम सेक्शन, डिडक्शन इनकम taxable under the salary is computed after the making the following adjust deduction। मतलब ये डिडक्शन लेने के बाद ही, देखो यहाँ हमने फॉर्मेट भी बताया था। सबसे पहले आप क्या करोगे, सैलरी को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में से ये तीनों डिडक्शन आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ में आया? अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या, मैक्सिमम आपको 50,000 मिल सकता है, या फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी डिडक्टेबल फ्रॉम द सैलरी इनकम अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। मतलब ये कि आपका सपोज ग्रॉस सैलरी आपके पास 40,000 रुपए का ही है, तो आप उस टाइम पे डिडक्शन माइनस करके इस तरह से नहीं लेके जा सकते कि नहीं हमारे पास 40,000 का सैलरी है, हम तो 50,000 रिडक्शन गवर्नमेंट ने बोला ही था, तो हम माइनस करके गवर्नमेंट को बोलेंगे सर जी गवर्नमेंट आप प्लीज हमें 10,000 रुपया दे दीजिए रिफंड। गवर्नमेंट रिफंड देगी क्या आपको 10,000 रुपया? बोलो, गवर्नमेंट रिफंड देगी क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने तो बोला था कि डिडक्शन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का मिलेगा। तो नहीं बच्चों, गवर्नमेंट किसी भी केस में आपको नेगेटिव रिफंड नहीं देगी, ध्यान रखना। तो आपको इस केस में आपका सैलरी कितना है, 40,000 ना, गवर्नमेंट ने बोला था हम ज्यादा से ज्यादा आपको रिडक्शन 50,000 का देंगे। अगर सैलरी आपका टोटल सैलरी, टोटल एग्रीगेट ग्रॉस सैलरी पूरे साल का आपका 50,000 से कम है, तो हम आपका रिडक्शन जो है 50,000 ना देके 40,000 रुपए देंगे, और आपका सैलरी जीरो हो जाएगा, नेट सैलरी। ठीक है, आपका नेट सैलरी मतलब आपका लास्ट में जो सैलरी है वो जीरो हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड? ये पॉइंट समझ में आया? अब दूसरे केस में, अगर मेरा सैलरी 2 लाख रुपया है, अगर मेरा सैलरी 2 लाख रुपया है, तो यहाँ पे मान लेते 2 लाख रुपया साल का सैलरी है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा बच्चों? बोलो, 2 लाख रुपया साल का सैलरी, डिडक्शन 40,000 मिलेगा या 50,000? डिडक्शन 50,000 मिलेगा, क्योंकि इस केस में आई एम द एलिजिबल फॉर 50,000, क्योंकि मैं 50,000 लेने के बाद भी मेरा 1,50,000 सैलरी बच रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ बोला है कि मैक्सिमम 50,000 है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी डिडक्टेबल फ्रॉम सैलरी अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी जो है वो अगर और 50,000 जो दोनों में से कम होगा, व्हिचएवर इज लोअर इज अलाउड एज डिडक्शन। देखो यहाँ पे नाउ द एग्जम्पशन आप अब देखो, अभी हमने गवर्नमेंट ने ना थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली एक गेम खेला। क्या खेला? ये जब डिडक्शन लाया तो इसके साथ साथ 2 एग्जम्पशन थे, उसको निकाल दिया। ध्यान देखना, देखो गवर्नमेंट ने 50,000 का डिडक्शन तो दिया, लेकिन साथ में इसके साथ 2 चीजें थी, 2 और एग्जम्पशन था, उसको निकाल दिया। देखो
नाउ द एग्जाम्पशन ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जिसमें 19,200 रुपया एग्जाम्पशन मिलता था, 19,200 का एग्जाम्पशन मिलता था। एंड मेडिकल रीइंबर्समेंट, जिसमें हमें 15,000 रुपए का एग्जाम्पशन मिलता था। ये दोनों एग्जाम्पशन अब हमें नहीं मिलेगा, इज नॉट अलाउड। समझ में आया बच्चों? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप ये 50,000 रुपए का डिडक्शन जब गवर्नमेंट ने लाया लास्ट टू लास्ट ईयर, तो उसके पहले जब ये डिडक्शन 50,000 रुपए का नहीं था, तब क्या मिलता था? 19,200 का ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का एग्जाम्पशन मिलता था और मेडिकल रीइंबर्समेंट का 15,000 रुपया मिलता था। तो अब जब है, हालांकि ये दोनों एग्जाम्पशन लेने के लिए अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का एग्जाम्पशन चाहिए तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिला हुआ होना चाहिए। अगर आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट का एग्जाम्पशन चाहिए तो आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट मिला हुआ होना चाहिए, तो ही मिलता था। हालांकि ये 50,000 रुपए का जो है गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा कि आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सैलरी ले रहे हो तो आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि अब आपको ये सेक्शन आ गया है, तो ये दोनों अभी गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया है, निकाल दिया है। तो अगर किसी के पास पुराना टेक्स्ट बुक होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक होगा, तो उसके टेक्स्ट बुक में अभी भी ये डिडक्शन दिख रहा होगा, अभी भी एग्जाम्पशन दिख रहा होगा। समझ में आया? तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक आप अपडेट, अगर आपके पास पुराना कुछ है मटेरियल तो उसमें अपडेट करते जाओ। नाउ नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अब ये तो मैंने बताया कि आपको पहले केस से ही बता रहा हूँ डिडक्शन का मतलब क्या है। फर्स्ट वी विल ऐड इन सैलरी, देन आफ्टर वी विल क्लेम एज अ डिडक्शन। देखो यहाँ पे वही बोला, इफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज रिसीव्ड, फर्स्ट द इंटायर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इज एडेड टू द ग्रॉस सैलरी। पहले हम उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहले क्या करेंगे? ग्रॉस सैलरी में ऐड करेंगे। ठीक है? फॉर ऑल एम्प्लॉय, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पहले उसे आप टैक्सेबल बताओ, ग्रॉस सैलरी में ऐड करो। सपोज फॉर एग्जांपल अभी मुझे मान लो सैलरी मिली है, सैलरी, अब मैं दो चीजों को दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सैलरी मिली 1,00,000 रुपए का, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला 50,000 रुपए का, ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस मिला 1,00,000 रुपए का। टोटल आपका ग्रॉस सैलरी कितना हो गया? 2,50,000 रुपया का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिडक्शन लोगे 16(1) में लोगे 50,000 रुपए का। मुझे बताओ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलिए बताएं, देखते हैं कितने लोगों को पता है। मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मिलेगा। 16 सबसेक्शन 2 उसका डिडक्शन मिल जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का। अब आपको देख के अब यहाँ पे कितना मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल 5,000 रुपये मिलेगा। क्यों मिलेगा 5,000 वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इसका सैलरी कितना माइनस कितना कर लेंगे? 55,000। तो ये कितना हो जाएगा? ये आएगा आपका 1,95,000। अब मैं बोल रहा ये तो था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, ये किसके केस में था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में था। लेकिन अगर यही वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, देखो अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय होता, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो भी हम लोग जो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, वो तो हम यहाँ टैक्सेबल बताते ही। जैसे यहाँ पे हमने इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव जो हुआ था उसे हमने टैक्सेबल बताया, ठीक, यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे डिडक्शन लेने की बारी आती तो हम डैश कर देते बिकॉज इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हम लोग यहाँ पे 2,00,000 रुपया टैक्सेबल करते। समझ में आया डिफरेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ आपको तो ऐड करना है, देखो ऐड तो सबको करना है, ग्रॉस सैलरी में ऐड वाला पार्ट सबको करना, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन यहाँ डिडक्शन लेने वाली बात जो आएगी वो किसको मिलेगा? ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, समझ में आया ये इंटरटेनमेंट अलाउंसेस वाला पार्ट सबको? देखो ऐड सैलरी में ऐड करेंगे सारे लोग, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आपको। लेकिन जब आप डिडक्शन लेने आओगे तो इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन ओनली यू हैव टू क्लेम डिडक्शन
ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, देखो यहाँ पे वही लिखा है। देन अब पहले तो हमने ऐड कर दिया ग्रॉस सैलरी में। दूसरा, देन द डिडक्शन इज अवेलेबल 16(2) फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज अ डिडक्शन ऑफ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। लीस्ट का मतलब जो तीनों में से कम रहेगा। क्या है तीनों में से? इंटरटेनमेंट अलाउंसेस एक्चुअली रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैक्सिमम 5,000, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या उसको 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ये तीनों में से जो सबसे कम रहेगा उसका आप डिडक्शन ले लोगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर टुवर्ड द एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एक्चुअली एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए जो खर्चा किया वो इररिलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज नॉट अलाउड। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में डिडक्शन जो है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का नहीं मिलता। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ध्यान देना, यहाँ 5,000 का जो मैंने लिया था वो आपका रूल के अकॉर्डिंग है। सपोज रूल क्या बोलता है, देखो इस तरह से रूल होता है डिडक्शन लेने के लिए। डिडक्शन, ये लास्ट आज का टॉपिक है। डिडक्शन 16 सबसेक्शन 3 में पहला पॉइंट डिडक्शन लेने के लिए, पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, एक्चुअली कितना मिला। एक्चुअली तो उसको 50,000 मिला था, एक्चुअली 50,000। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम उसको 5,000 मिल सकता है। तीसरा पॉइंट, 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ 20% ऑफ 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब सैलरी उसकी 1,00,000 रुपया थी, 1,00,000 रुपया थी। 1,00,000 का 20% तो 20,000 रुपया आया। तो बताओ अब ये तीनों में सबसे कम क्या था? ये तीनों में सबसे कम क्या था? ये 5,000 ही था ना। समझ में आया? ये तीनों में सबसे कम क्या था? 5,000 रुपया। तो आपको ये तीनों में सबसे कम था 5,000, तो इसलिए डिडक्शन कितना मिला? 5,000 रुपये का। ठीक है, समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते, अगर सपोज मेरा यहाँ एक्चुअली मिला ही 4,000 होता तो डिडक्शन कितने का मिलता? अगर मिला ही 4,000 है तो अब तीनों में लोअर क्या है? अब तीनों में लोअर क्या है बच्चों? 4,000, तो डिडक्शन आपको 4,000 का मिलता है। तो आपको अभी समझ में आया? ये दो डिडक्शन समझ में आए? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ। आई होप आज हम लोग ने आपको, आज हमने 2 सेक्शन कवर किया, सेक्शन 16, 15 और सेक्शन 16। ये दोनों सेक्शन आई होप आपको समझ में आया रहेगा। किसी को डाउट है कुछ भी तो पूछ सकते हैं आप हमें। ठीक है, समझ में आया क्या सबको? कोई भी डाउट है किसी को बच्चों, कोई भी टाइम पे कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप पूछने का। ठीक है, डरने का नहीं आप लोग कि सर क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे सर, वो सब नहीं सोचने का। जो भी आपके मन में डाउट है, संदेह है, वो पूछ लो। ठीक है, चलिए मैं बीबीआई का अटेंडेंस ले रहा हूँ पहले। रोल नंबर 1, चलिए बीबीआई वाले फटाफट अटेंडेंस देंगे बच्चों। रोल नंबर 1, फटाफट। हाँ, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 48, 49, 50, 50। चलिए, और किसी का अटेंडेंस मिस हुआ बीबीआई में? नहीं ना? चलिए ठीक है, बाय बाय। बीबीआई का हो गया, बैफ का ले लेता हूँ फटाफट। बैफ वाले अटेंडेंस देंगे। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 20, एक मिनट, हाँ, 26, 27, 24 तक हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 1, roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 42, 43, 44, 45, खुशी 46। और किसी का मिस हुआ क्या अटेंडेंस? थैंक यू सो मच 7054 बच्चों। हाँ 7054 54 लगाया तो है अटेंडेंस आपका। ओके सर 46। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।